I have come in front of you with the second video on the next topic. We have covered 4 rules to change active voice into passive voice. है ना? Now write down rule number 5. देखिए, only 8 tenses are changed into passive voice. केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है. केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है. एंड हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? टेंस कितने हैं? 12 हैं. 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है ना? दैट इज अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कितने टेंस हुए ये? कितने हुए? 4 टेंस हुए ना. इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती. इन 4 टेंसेस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता. अब बचे हुए जो 8 हैं, दे आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना. ये हो गया रूल नंबर 5. तो आप जान गए कि हमें पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेस को बदलना है. ये 4 नहीं बदले जाएंगे. हाँ. नाउ राइट रूल नंबर 6. रूल नंबर 6. अब लिखिए, है ना. ओनली द सेंटेंसेस कंटेनिंग ट्रांजिटिव वर्ब, केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य ही आर चेंज्ड बदले जाते हैं इनटू पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब जिस वाक्य में यूज हुआ है ना, वही सेंटेंस बदले जाएंगे पैसिव वॉइस में, है ना. आई डॉट ई डॉट मीन्स दैट इज, अर्थात दैट इज, है ना. यानी द सेंटेंसेस कंटेनिंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट चेंज्ड. देख रहे हैं ना. ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य पैसिव बदले जाएंगे. एक तो 8 ही टेंस बदले जाएंगे पैसिव वॉइस में, दूसरे उन टेंसेस में भी ट्रांजिटिव वर्ब यूज होगा, तभी वो पैसिव वॉइस बदले जाएंगे. अगर इंट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस विल नॉट बी चेंज टू पैसिव वॉइस. तो इंट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाएगा. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या, तब तो जानेंगे कि इसको नहीं बदलना है, इसको बदलना है. तो अब ये वाले बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, जानने के लिए हमें पहले ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब भी जानना जरूरी है ना. सो वी विल पुट द नेक्स्ट हेडिंग ट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उसके बाद जानेंगे इंट्रांजिटिव क्या होता है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. The verb that needs an object to complete its sense is called transitive verb. यानी ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो अपना भाव पूरा करने के लिए, वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब विच इज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट इन गिविंग इट्स सेंस, जो अपने ऑब्जेक्ट के बिना अपना भाव प्रकट करने में असमर्थ हो, अधूरा हो, वो है ट्रांजिटिव वर्ब. यानी ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए अपने आगे, अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट्स कंप्लीट सेंस. एज एग्जाम्पल, मोहन राइट्स, मोहन लिखता है. यहाँ वर्ब कौन है? राइट्स, है ना.
राइट्स वर्ब है। अब मोहन लिखता है, पता तो चल गया लिख रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है? निबंध लिख रहा है, कविता लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है ना? क्या लिख रहा है? वो नावल लिख रहा है। तो यानी कि लिखता है ये तो मालूम है, लेकिन कौन सी चीज लिख रहा है? बिना ऑब्जेक्ट के ये वर्ब इनकम्प्लीट अपनी बात नहीं कह पा रहा है। तो हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। सब बात के लिए मान लीजिए लिख दिए मोहन राइट्स एन एसे। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्लियर हो गया कि मोहन ऐसे लिख रहा है, निबंध लिख रहा है। तो पता चला ये राइट को ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ी ना अपना भाव पूरा प्रकट करने में, नहीं तो पता नहीं चला था लिख तो रहा है लेकिन क्या लिख रहा है नहीं पता चल पा रहा था। तो अब जब ऑब्जेक्ट पाया तो पता चल गया कि निबंध लिख रहा है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपनी बात पूरी करने के लिए, है ना? जैसे तो एक और एग्जांपल लिख लीजिए, राधा धोती है, धुल रही है राधा। क्या धुल रही है? कपड़ा धुल रही है, बर्तन धुल रही है, घर धुल रही है, क्या धुल रही है ना? तो अब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ना। जब आप ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे धो रही है राधा, ये वॉश है वर्ब, लेकिन अब क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज धो रही है। लेकिन आपने अगर यहाँ लिख दिया राधा वॉशेज द पॉट्स, राधा बर्तन धोती है। अब क्लियर हो गया कि राधा बर्तन धो रही है, कुछ और काम नहीं कर रही है। बर्तन धो रही है, वो कपड़े नहीं धो रही है। अब क्लियर हो गया ना। अब ये घर आंगन धुल रही है ऐसा नहीं है, अब क्या धुल रही है? वो बर्तन धुल रही है। तो अब ये इसका अर्थ कंप्लीट हो गया कि बर्तन धुल रही है। नहीं तो जब तक यहाँ पॉट नहीं लिखे थे तो पता नहीं क्या धुल रही है ना? तो ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव लिखते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करके अच्छी तरह से समझ लिया जाएगा। नाउ राइट द सेकेंड हेडिंग, intransitive verb. Intransitive verb is quite opposite to the transitive verb. ये जो intransitive verb है, transitive verb का एकदम उल्टा है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसे अपना भाव पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के ही पूरा हो जाएगा, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द डेफिनेशन ऑफ intransitive verb, then we will try to understand it with the comparison to the verb that does not need any object to complete its tense is called intransitive verb. यानी ऐसा वर्ब जिसे आवश्यकता नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की अपने भाव को पूरा करने के लिए, वही इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है ना? इसे इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट जो नहीं है पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे है मोहन राइट्स, मोहन लिखता है, मोहन क्या लिखता है ना? वहाँ पे नहीं मांगेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मांगेगा। जैसे एग्जाम्पल, राधा बैठी, राधा सिट्स, राधा बैठी। अब होगा क्या बैठी है? राधा में लड़की जो बैठी हुई है, क्लियर है? वहाँ पे सवाल नहीं है, बैठी हुई है। अगर आप आगे ये लगा देते हैं ऑन द सोफा, राधा सोफे पर बैठी है, राधा सिट्स ऑन द सोफा। तो ये ऑन द सोफा ये तो अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है ना? ये तो अदर वर्ड है, इस सीट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सीट इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आई सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट, तो आई सेल वेजिटेबल ऑब्जेक्ट है, इन द मार्केट अदर वर्ड है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है वेजिटेबल की तरह ना, यहाँ पे सिर्फ अदर वर्ड है। तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं पड़ी और बात पूरी हो गई। इसलिए सिर्फ जो है ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इस वर्ब के वाक्य को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। इस वाले वर्ब को आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, इस वाले वर्ब को आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इसको नहीं बदल पाएंगे। जैसे
द स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया, है ना, काइंड ऑफ बर्ड। फ्लीव अवे, ये वर्ब है फ्लीव अवे। गौरैया उड़ गई, गौरैया नाम की चिड़िया थी, उड़ गई। ऑब्जेक्ट मांग रहा है, बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे राधा वहां से रात होती है, क्या धो रही, बर्तन धो रही, कपड़ा धो रही है ना, घर का फर्श धो रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ये गौरैया उड़ गई, कोई ऑब्जेक्ट है? हो गया, गौरैया नाम की लड़की चिड़िया थी जो उड़ गई, है ना। अगर कोई ये कहे कि द स्पैरो फ्लीव अवे इन द स्काई, आकाश में उड़ गई, तो इन द स्काई तो अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना, ऑब्जेक्ट है नहीं। द स्पैरो फ्लीव अवे इन द स्काई, तो ये फ्लीव अवे भी इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। और इंट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में बदला नहीं जाएगा, है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य को पैसिव में नहीं बदला जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया जी, ये दोनों अंतर आपको समझ में आ गए। जैसे कोई कहता है आपसे कि मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है ना, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? तो गो इज आल्सो इंट्रांजिटिव वर्ब, वो इंट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य पैसिव वॉइस में बदला नहीं जाएगा, है ना, नहीं बदला जाएगा। अगर ऐसा वाक्य है जैसे राधा ईट्स, राधा खाती है, ये वाक्य अगर आपने लिख दिया, इस तरह का सेंटेंस लिख दिया, राधा ईट्स, राधा खाती है ना। अब यहाँ पे क्या खाती है? ऑरेंज खा रही है, एप्पल खा रही है, फूड खा रही है ना, क्या खा रही है ये बात नहीं पता चली, बस खाती है ये तो मालूम है ना। और पता चला हम जाने राधा खा रही, लेकिन क्या चीज खा रही है नहीं मालूम है, पता चला हमने लिख दिया राधा ईट्स एन ऑरेंज, राधा संतरा खाती है। अब ये वाक्य जो है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट मिला, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए पूरा होने के लिए, तो इस तरह का वाक्य पैसे में बदला जाएगा, है ना। लेकिन इस तरह का वाक्य पैसे नहीं बदला, जैसे राधा डांसेस, राधा नाचती है ना, देखिए राधा नाचती है, राधा नाम की लड़की है जो नाच रही है, बात पूरी है। यहाँ पे राधा इट्स ज्यादा खाती है, लेकिन क्या खा रही नहीं पूरी है, चावल खा रही है, दाल चावल खा रही है, रोटी खा रही है, सेब खा रही है, संतरे खा रही है, यहाँ बात पूरी नहीं हो रही है, ये इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और इस बात को ऑब्जेक्ट, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, है ना। तो पता चला आपको ना, इस तरह के वर्ब वाले वाक्य को आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे, लेकिन इस तरह के वर्ब वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में नहीं बदला। एज ऑल ऑफ यू हैव रिटन इन द रूल नंबर 5th में, यू हैव टू चेंज ओनली 8 टेंसेज इनटू पैसिव वॉइस ना। तो 8 टेंस को आपको पैसिव में बदलना है, 4 को नहीं बदलना है। वो 4 कौन है जिन्हें नहीं बदलना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन चारों के अलावा जो बाकी 8 हैं, दे विल बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वो पैसिव में बदले जाएंगे ना। तो उन 8 में पहला कौन है? पहला होना चाहिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना।
अब प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में सबसे पहले कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, तो आठों टेंस जिसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है उसमें सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें सबसे पहले कौन सा सेंटेंस पढ़ना है? अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो अभी तक आप जब टेंस पढ़ते थे तो आप लिखते थे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि वहाँ आप हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे। अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी अब यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको अब इसको अंग्रेजी को हिंदी में नहीं बदलना है। अब एक्टिव वॉइस अंग्रेजी का सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है उसको अंग्रेजी के ही सेंटेंस पैसे में बदलना है ना। तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अदर ग्रामेटिकल फॉर्म, यानी फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, है ना। टू ट्रांसफॉर्म द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी फर्स्ट ब्रिंग, जनरल रूल में पढ़ा है आपने ना, वो रूल यूज होगा। वी फर्स्ट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो लिख लीजिए वही बात, वी फर्स्ट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ले आ देंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे ना। अब आपने जनरल में पढ़ा है ना, फिर आपको इज एम आर यानी वर्ब बी का कोई एक उचित रूप ले आना है। तो प्रेजेंट डिफिनिट में वर्ब बी का कौन सा फॉर्म ले आना है आपको? इज एम आर ले आना है। उसके बाद हमें वर्ब टू बी के रूप में इज एम आर में से किसी एक को ले आना है ना, प्रेजेंट डिफिनिट में। अब वर्ब टू बी के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब की लाएंगे। पैसिव वॉइस वर्ब बी और थर्ड फॉर्म के साथ ही बनती है ना। तो देन वी write the third form of verb used into active voice। फिर हम एक्टिव वॉइस में प्रयोग हुए वर्ब के तीसरे रूप को लिख देते हैं। इस एम आर के बाद एक्टिव वॉइस में प्रयोग हुए वर्ब का तीसरा रूप लाएंगे, है ना। अब लिखिए आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद बाय राइटिंग द रिमेनिंग सेंटेंस, उसके बाद शेष वाक्य को लिखकर वी ब्रिंग द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। अब हम, है ना, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ले आएंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट।
फॉलोड बाई, है ना। यानी वो जो हम सब्जेक्ट ले आएंगे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे और उसका फॉलो किया जाएगा बाई के द्वारा। यानी उस सब्जेक्ट के पहले बाई का यूज होगा जो ऑब्जेक्ट की जगह पे पैसिव वॉइस में आएगा, उसके पहले हमें बाई लगा देना होगा। तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी विल मेक स्ट्रक्चर हेयर। तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, देखिए लिखा है आपने ना, टू ट्रांसफॉर्म द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस वी फर्स्ट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। हमें सबसे पहले क्या लाना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ले आना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ले आना है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। लाना कहाँ पे है, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये हम लिख देंगे ब्रैकेट में कि सब्जेक्ट जगह पे हमें ऑब्जेक्ट लेना है। फिर क्या करना है, देयर आफ्टर वी ब्रिंग इज एम आर, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है ना, अब हमें ऑब्जेक्ट को ला देना है सभी जगह पे। फिर सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हमें इज एम आर में से, है ना, एक को ले आना है। तो यहाँ पे इज एम आर में से कोई आएगा, तो यहाँ इज एम आर जो है हेल्प वर्ब बन के नहीं आए, वर्ब बी बन के आए। अब वर्ब बी के तुरंत बाद आपको ले आना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो लिखा है आपने देन वी राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। किस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, देखिए इधर, यूज इनटू एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस में वर्ब यूज हुआ है चाहे जिस फॉर्म में यूज हुआ हो, फर्स्ट में यूज हुआ तो भी थर्ड, सेकंड में यूज हुआ है तो भी थर्ड, थर्ड में यूज हुआ है तो भी थर्ड, तो वो ला दिए। उसके बाद अगर वाक्य में कुछ और बच जाता है, सब्जेक्ट तो बचा ही, वो लास्ट में करना है, फिर जो कुछ बच जाते हैं उन्हें हम यहाँ लिख देते हैं रिमेनिंग सेंटेंस, है ना। फिर क्या करना है, वी ब्रिंग द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। अब हम यहाँ पे ले आएंगे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे, है ना, फॉलोड बाई, और इनके पीछे बाई होगा। सब्जेक्ट को बाई के साथ लाएंगे, पहले बाई लाएंगे फिर सब्जेक्ट लाएंगे, और इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। और ये है ना, अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस रूल्स and then we will understand. Now I am writing an example and we will try to change it into passive voice with the help of this formula, this structure. जैसे देखिए, Ram brings the newspaper from market। ये देखिए, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, लाना है ना, वी फर्स्ट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे हमें ले आना है ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है कौन, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा ना। ये है द न्यूज़पेपर, ये फ्रॉम मार्केट जो है ये रिमेनिंग, ये अदर वर्ड्स है ना। तो हमें अब यहाँ राम की जगह पे ले आना है द न्यूज़पेपर। अब देखिए यहाँ पे कोई हेल्प वर्ब नहीं है, सीधे वर्ब है। अब वो वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म में, लेकिन यूं ही नहीं आएगा, वर्ब बी के साथ आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में हमें वर्ब बी के रूप में किन्हें लाना है, इज एम आर को लाना है। तो इज एम आर में से कोई एक आएगा, तो न्यूज़पेपर इनमें से किसको लेगा, इज को लेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर एक वचन है ना। अब वर्ब बी के तुरंत बाद आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है,
जो एक्टिव वॉइस में यूज हुई है। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म वर्ब कौन है? ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? ब्रॉड की स्पेलिंग क्या होगी? द न्यूज पेपर इज ब्रॉड, है ना। अब क्या लिखा है आपने? द न्यूज पेपर इज ब्रॉड, फिर लिखा है आपने, है ना, आफ्टर वर्ड बाय राइटिंग द रिमेनिंग सेंटेंस। उसके बाद शेष वाक्य लिखकर, शेष वाक्य क्या बच रहा है? द न्यूज पेपर यहाँ गया, ब्रिंग यहाँ हो गया, इसको बाई के साथ बाद में लाना है। जो बचा है फ्रॉम मार्केट ना, वो यहाँ लिख दिए, फ्रॉम मार्केट। अब हमें क्या करना है? बाई के साथ, है ना, वी हैव टू ब्रिंग द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, फॉलोड बाई। तो सब्जेक्ट कौन है? राम है। द न्यूज पेपर इज ब्रॉट फ्रॉम मार्केट बाई राम। राम ब्रिंग द न्यूज पेपर फ्रॉम मार्केट। राम बाजार से समाचार पत्र लाता है ना। द न्यूज पेपर इज ब्रॉट फ्रॉम मार्केट बाई राम। राम के द्वारा बाजार से समाचार पत्र लाया जाता है। क्लियर हुआ, है ना। अब देखिए, अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप उसको खुद से सॉल्व करिए। आई हेल्प यू, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको आपको इसी फार्मूले के अनुसार पैसे बदलना है। तो सबसे पहले आपको क्या लाना है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? यू। तो यू यहाँ पे आएगा सभी जगह पे ना, यू हो गया। अब क्या हो जाएगा? यू आर, है ना, यू आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक्टिव वॉइस में है वो हेल्प है, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। अब जो सब्जेक्ट है आई, है ना, हमको ले आना है, वी ब्रिंग द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमको ले आना है ऑब्जेक्ट के रूप में, फॉलोड बाई, जिसके पीछे बाई रहेगा। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है आई है, इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा? मी। यू आर हेल्प्ड बाई मी। तुम्हारी सहायता की जाती है मेरे द्वारा। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। यू आर हेल्प बाई मी, मेरे द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है। नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स एंड यू विल सॉल्व इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट वन इज मोहन reads a book. Second one, they irrigate this field in the morning. I salute you. Now I request you, all of you, to
like more and more my videos and help me to bring you more and more helpful videos so that you can improve your English grammar. That's all.